नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास है। देखिए, आपके आने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, CU22 एग्जाम की तैयारी के लिए हमने आपके लिए रेलवे एनटीपीसी का अभी जो आपका हाल ही में 2021 में CVT1 का पेपर संपन्न हुआ है, उसके महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों कराना स्टार्ट कर दिया है। आज हम आपको 4/2/2021 की लास्ट शिफ्ट के जो भी आपके जीएस, जीके और जीए क्वेश्चन पूछे गए थे उनको कराने जा रहे हैं। इस सेट में लगभग 40 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन के पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं कि आप इन 40 प्रश्नों में से क्या 25 प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं कि नहीं। ये हमारी सामान्य अध्ययन सीरीज का 6वां वीडियो है। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 5 वीडियो कराए हुए हैं, जिसे आप लोग प्ले स्टोर जाकर के वहां पर से देख लीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है ऐसे राष्ट्रपति का नाम जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार पहले मिला और राष्ट्रपति वो बाद में बने। देखिए, पहले ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी की चर्चा की गई है, तो प्रणब मुखर्जी को साल 2019 का भारत रत्न पुरस्कार मिला, जबकि ये राष्ट्रपति बन चुके थे 2012 से लेकर के 17 तक, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। वीवी गिरी को मिला 1975 में। 1975 के पहले ये राष्ट्रपति बन चुके थे 1969 से लेकर के 1974 तक, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाता है। एस राधाकृष्णन जी की बात करेंगे तो इन्हें मिला 1954 में, और ये पहले व्यक्ति थे भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले 3 व्यक्ति थे 1954 में, जिसमें एस राधाकृष्णन जी का नाम आता है, सी राजगोपालचारी जी का नाम आता है, वेंकट रमन जी का नाम आता है। तो 3 व्यक्तियों को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था, और उस समय एस राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति के पद पर थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा एस राधाकृष्णन, जो कि राष्ट्रपति नहीं थे। 1962 में जाकर के ये राष्ट्रपति बने, तो उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला। राजेंद्र प्रसाद जी की बात करेंगे तो इन्हें 1962 में मिला भारत रत्न पुरस्कार, उसके पहले ये राष्ट्रपति बन चुके थे। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा वाला ऑप्शन। एक ऑप्शन और आपको याद रखना है जो कि इसमें नहीं दिया गया है। साल 1997 में APJ अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, जो कि राष्ट्रपति बनने के पहले APJ अब्दुल कलाम जी को भी भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है 1997 में, जबकि APJ अब्दुल कलाम जी साल 2002 में जाकर के राष्ट्रपति बने। तो ये भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन में ये भी दे सकता था APJ अब्दुल कलाम 1997 में भारत रत्न पुरस्कार मिला और 2002 में जाकर के राष्ट्रपति बने। तो राष्ट्रपति बनने से पहले APJ अब्दुल कलाम जी को भी भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका था, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब के बटन देखिए, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दूसरा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों से बचाव करने के लिए एक जेल का निर्माण किया है, उसका आपको नाम बताना है। देखिए, किसान क्या करते हैं, खेतों की सुरक्षा के लिए विषैले कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जो कि छिड़काव करते हैं, और सामान्य से अपने जो कपड़े पहने होते हैं उन्हीं को पहन करके कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, जिससे कीटनाशक जो खेतों को बचाने के लिए उपयोग कर रहे हैं वो उनके ऊपर ही पड़ जाता है, जिससे ढेर सारी बीमारियां, त्वचा संबंधी बीमारियां भी उनको हो जाती हैं। तो एक जेल का निर्माण किया गया है। अगर किसान इस जेल का इस्तेमाल कर लेंगे, उस जेल का नाम है पॉलीएग्जाइम जेल, ठीक है। पॉलीएग्जाइम जेल जो है अगर किसान अपने शरीर में से लगा लेते हैं, उसके बाद इन विषैले कीटनाशकों का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं, तो उनके शरीर में इस कीटनाशक का जो दुष्प्रभाव है उनके शरीर में नहीं पड़ेगा, सिर्फ जो किसान खेतों की सुरक्षा कर रहा है उसी पर इफेक्ट करेगा। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा वाला ऑप्शन। पॉलीएग्जाइम जो जेल है इसको लगा करके किसान अपने खेतों में विषैले कीटनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं, इससे उनके शरीर में कीटनाशक का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है, हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला किसका एक भाग है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन देने में गलती कर दिया है। देखिए, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, इसके बाद आता है सर्वोच्च हिमालय या फिर बृहद हिमालय आप कह सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है लघु हिमालय, जिसे हम लोग मध्य हिमालय कहते हैं, और चौथे नंबर पे आता है शिवालिक, जिसे हम लोग निम्न हिमालय कहते हैं। तो इसने निम्न हिमालय और शिवालिक दोनों को अलग अलग ऑप्शन में कर दिया, जबकि शिवालिक का ही अन्य नाम जो है उसे हम लोग निम्न हिमालय कहते हैं। अगर इस ऑप्शन में निम्न हिमालय की जगह में ये क्या रख सकता था? मध्य तो देखिए कर ही चुका, यहाँ पर ये सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री या फिर बृहद हिमालय करता, तब जाकर के इसके 4 ऑप्शन होते हैं। अब देखिए, हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला किसका एक भाग है? इसने ऑप्शन में गलत दे रखा है। इसने सही किया है निम्न हिमालय। निम्न हिमालय मतलब शिवालिक का एक पार्ट है, जो कि इस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से धौलाधार जो पर्वतमाला है वो पड़ेगी जाकर के आपकी मध्य हिमालय में।
तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जैसी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, तो ये ट्रांस हिमालय में चली जाती हैं। इसके बाद बृहद हिमालय की बात करते हैं जिसे हम लोग हिमाद्री कहते हैं, सर्वोच्च हिमालय कहते हैं, तो उसमें बात करेंगे जैसे कि आपकी एवरेस्ट चोटी आती है, कंचनजंगा, नागा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, इस प्रकार की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो आपकी बृहद या फिर सर्वोच्च हिमालय में आती हैं। मध्य हिमालय में कौन कौन सी आती हैं, जैसे कि पीर पंजाल, धौलाधार, और धौलाधार ही आपसे पूछा है इसलिए मध्य हिमालय का पार्ट होगा। मध्य हिमालय को हम लोग लघु हिमालय भी कहते हैं या फिर हिमांचल श्रेणी कहते हैं। वहाँ पर पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, महाभारत श्रेणियाँ जैसी इस प्रकार की श्रेणियाँ आपकी आती हैं। शिवालिक जिसे हम लोग निम्न हिमालय कहते हैं, जो कि अलग अलग ऑप्शन में इसने कर दिया है, उसमें काठमांडू घाटी आती है, देहरादून आता है, हरिद्वार आता है, तो धौलाधार आपसे पूछा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। ये प्रश्न जो है वो डाउट के सेक्शन में है। चौथा क्वेश्चन है, जुलाई 2017 में भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित ट्रेन को किस स्टेशन से शुरुआत की गई थी, बताइए। दिल्ली से, मुंबई से, पुणे से, बेंगलुरु से, बहुत ही पुरानी पूछता है करंट अफेयर, 2017 की पूछा, 2021 के एग्जाम में, लेकिन पूछा इसलिए क्योंकि ये पहली सौर ऊर्जा वाली ट्रेन थी। इसका सही ऑप्शन होगा दिल्ली से स्टार्ट की गई थी, इसका नाम था डेमू। ठीक है, डेमू नाम था, और डेमू का फुल फॉर्म होता है डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। इसमें क्या किया गया था, 6 कोच थे, उसके ऊपर सोलर पैनल 16 लगाए गए थे, और सोलर पैनल से जो थी इसकी कुछ इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर से आ रही थी। तो हम पहले कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली ट्रेन जो चली जा करके वो दिल्ली में चली, जिसका नाम था डेमू। याद रखिएगा, पूरी तरह से नहीं थी लेकिन फिर भी उसमें सोलर पैनल लगाए गए थे, इसलिए पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। पांचवा क्वेश्चन है, हंगुल जिसे हम लोग काश्मीरी बारहसिंगा कहते हैं या फिर हंगुल मृग भी इसे कहा जाता है, किस वन्यजीव अभयारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हंगुल प्रोजेक्ट कब चलाया गया था। प्रोजेक्ट हंगुल कब चलाया गया था, तो प्रोजेक्ट हंगुल चलाया गया था 1970 में, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था, 1973 में चलाया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया था, 1992 में चलाया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद भी रखनी होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हंगुल मृग, जो कि एक लुप्त प्राणियों में आता है। इसको बचाने के लिए डांची गाम अभ्यारण्य जो है ये जम्मू कश्मीर में आपका पड़ता है, इसलिए बनाया गया था हंगुलों को बचाने के लिए। तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। मधुमलाई अभ्यारण्य ये कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में पड़ता है, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। छठवां क्वेश्चन है, ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था। देखिए ब्रिक्स पहले ब्रिक्स नहीं था, पहले ब्रिक कहते थे, BRIC ब्रिक कहते थे। इसमें 2009 में ब्रिक की स्थापना हुई थी। तो ब्रिक में 4 देश पहले आते थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना ये 4 देश आते थे। फिर 2010 में सहमति बनी कि हम एक देश को और जोड़ेंगे, उस देश का नाम होगा दक्षिण अफ्रीका। इससे क्या होता है, साउथ अफ्रीका। तो 2011 के सम्मेलन में ये 5 देशों का समूह हो गया, ब्रिक जाकर के ब्रिक्स बन गया। तो अंतिम देश कौन सा था इसमें जुड़ने वाला, दक्षिण अफ्रीका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं साउथ अफ्रीका। उसी का एस जो आ गया है वो साउथ अफ्रीका आ गया। तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। 7वां क्वेश्चन है, 1784 ईस्वी में यूरोपियों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना की गई थी। तो इसके संस्थापक कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना की थी। इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। ये इसलिए की गई थी कि इनका लक्ष्य था कि हम भारतीय संस्कृतियों को समझेंगे और जो अपनी प्राच्य संस्कृति है उसको भी समझ करके भारत को देने का प्रयास करेंगे। तो ये एक प्रकार का अनुवाद विभाग बनाया गया था। इसके अंतर्गत जो भारत की पुस्तकें थी उसको इंग्लिश में अनुवाद करना स्टार्ट किया गया। जैसे सबसे पहले गीता का अनुवाद इंग्लिश में किया किसने, विलियम विल्किंस ने किया था। तो इसी विभाग के अंतर्गत एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल गठन किया था सर विलियम जोन्स ने भारतीय संस्कृति को समझने के लिए और प्राच्य संस्कृति अपनी भारत में देने के लिए इस विभाग का गठन किया गया था। 8वां क्वेश्चन है, आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए आप लैपटॉप चला रहे हैं और आपने एक प्रोग्राम खोला, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कोई प्रोग्राम खोल लिया। अब आपको फिर से पहले वाले प्रोग्राम में जाना है, तो आप किसका शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे वो आपको बताना है। ठीक है, 2 आपने प्रोग्राम खोले हैं, आपको पहले वाले प्रोग्राम में जाना है तो आप इस्तेमाल करेंगे
Alt Shift और टैब का, इन तीनों को एक साथ दबाएंगे तो आप पहले वाले प्रोग्राम में पहुंच जाएंगे जो इस प्रोग्राम को खोलने से पहले आपने खोला था। सही ऑप्शन होगा चौथा ऑप्शन। 9वां क्वेश्चन है कपकेक, डोनट, एक्लियर, फ्रायो, जिंजर ब्रेड जो विभिन्न संस्करण हैं ये किसके नाम हैं आपको बताना है। ठीक है, पियानो के, सीए के, एंड्रॉयड के या कंप्यूटर के। आपने गूगल का एंड्रॉयड सुना होगा, ढेर सारे जो गूगल के वर्जन आते रहते हैं तो उसमें कपकेक भी आता है, डोनेट, एक्लियर, फ्रायो, जिंजर ब्रेड, या फिर आपने नए वाले सुने होंगे लॉलीपॉप आया है, जेली बीन आया है। इस प्रकार से ढेर सारे गूगल क्या करता है अपने एंड्रॉयड की वर्जनों के नाम रखता है। ये डिशेज के नाम तो होते ही हैं, डिश के साथ साथ ही मीठी डिशेज होते हैं, स्वीट डिश जो होती हैं उनके नाम पर जो गूगल है अपने एंड्रॉयड की वर्जनों का नाम रखता है। इसमें लॉलीपॉप जो फेमस हुआ है वर्जन, जेली बीन फेमस हुआ, जिंजर ब्रेड, इस प्रकार के ढेर सारे वर्जन आपके दिमाग में होंगे तो एंड्रॉयड के ही वर्जन है ये। तो ये एंड्रॉयड के कूटबद्ध नाम हैं, तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। 10वां क्वेश्चन है इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं का जनक माना जाता है। बताइए, सिविल सेवाओं का जनक किसे माना जाता है या नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है। सही ऑप्शन होगा चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। इन्होंने ही सिविल सेवाओं का जनक की स्टार्टिंग की थी। मतलब जो भी हम भर्तियां करेंगे, जो भी हम पदों की भर्तियां करेंगे वो एग्जाम के थ्रू करेंगे। जो भी प्रशासन में आएंगे उनसे हम एग्जाम लेंगे, जो श्रेष्ठ होंगे उन्हें हम अपने प्रशासन में लेंगे। तो सिविल सेवाओं का जनक कॉर्नवालिस को बोला जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। ठीक है, बताइए किसके अंदर, किस फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा आवृत्त बीजी, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एंजियोस्पर्म। इसके फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। और आवृत्त बीजी को भी हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक बीजपत्री और एक द्विबीजपत्री। इस प्रकार से दो पार्ट में इसको भी पढ़ते हैं, तो भी आप लोग याद रखिएगा। एक बीजपत्री में होता है जिसके अंदर बीज जो होता है सिर्फ एक ही पार्ट में होता है, जैसे गेहूं का हो गया, मक्का का हो गया, गन्ना का, बांस का, चावल का। ये बीज जो होते हैं दो प्रकार से डिवाइड नहीं हो पाते। द्विबीजपत्री की बात करेंगे, सरसों हो गया, मटर हो गया, ये सभी द्विबीजपत्री में आते हैं। और आवृत्त बीजी की बात करेंगे तो इस टोटल समूह में फल के अंदर जो होता है वो बीज जरूर मौजूद होगा। इंग्लिश में कहेंगे इसे एंजियोस्पर्म। 12 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पौधा मांसाहारी पौधा नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चलिए बताने का प्रयास करिए। अब देखिए पौधे भी मांसाहारी होते हैं। कैसे होते हैं, कुछ पौधे क्या होते हैं कीटों को खाते हैं। कीटों को सबसे पहले वो आकर्षित करते हैं, जब आकर्षित होकर कीट उनके ऊपर बैठ जाते हैं तो उनमें एक लससा पदार्थ होता है। लससे पदार्थ में कीट फंस जाते हैं और कुछ पौधों में ढक्कन लगा होता है, ढक्कन बंद हो जाता है और कीट उसमें फंस जाते हैं। इसके बाद वो उनको पचा लेते हैं। इनका कार्य क्या होता है, इन कीटों को खाने से उनको नाइट्रोजन मिलता है। दलदली स्थानों पर रहते हैं तो नाइट्रोजन की उन्हें सख्त आवश्यकता होती है, इसलिए कीटों को खाते हैं। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसका सही ऑप्शन होगा टाइगर लिली। टाइगर लिली एक प्रकार का फूल है जो कि मांसाहारी नहीं होता है, जबकि सैंड्रू का साइंटिफिक नेम होता है ड्रोसेरा। आप लोग काफ़ी सुने होंगे ड्रोसेरा का नाम। मंकी कप, इसके बाद मंकी कप का साइंटिफिक नेम होता है नेपथेंस। कार्क इसको कहते हैं जेनेलेसिया, यूट्रिकोलोरिया। इस प्रकार के ढेर सारे पौधे जो आते हैं आपके वो कीट भक्षी या मांसाहारी पौधे में आते हैं, तो टाइगर लिली इसमें से नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अभी तक बात करें तो भारत के कितने धरोहर स्तर विश्व धरोहर सूची के शामिल हैं, 40। इस समय वीडियो बना रहे हैं तो 40 है, आगे बढ़ जाए तो पता नहीं। यहाँ पर देखिए अब आपसे पूछा है कौन सा स्मारक विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, तो खजुराहो के स्मारक। ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि खजुराहो के जो स्मारक हैं उनको किन्होंने बनाया था, तो चंदेल शासकों ने बनाया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 में आई थी, उसके अनुसार वन्य जीव आबादी में सर्वाधिक गिरावट कहाँ पर देखी गई है। कहाँ पर जो हैं वन्य जीव जो होते हैं उनकी गिरावट सबसे ज़्यादा देखी गई, बताइए। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 में आई थी। सही ऑप्शन होगा लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका उन देशों कहते हैं, अगर आप लोग छोड़ दें कनाडा और यूएसए को छोड़ दें तो नीचे वाले जो देश हैं मैक्सिको, साउथ अमेरिका, कैरेबियन जो लैंड हैं वहाँ पर के जो जितने देश आते हैं वो लैटिन अमेरिका के देश कहलाते हैं। ठीक है, मैक्सिको हो गया, साउथ अमेरिका, कैरेबियन जो देश हैं ये सब लैटिन अमेरिका में आते हैं। तो वहाँ पर
वन्य जीव की आबादी सबसे अधिक गिरावट देखी गई। जो रिपोर्ट निकल कर आई है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 की, वहां पर सबसे अधिक गिरावट लैटिन अमेरिका में देखी गई है। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था? बताइए। अब देखिए, क्रिप्स मिशन सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कब भारत में आया था, तो 1942 में आया था। तो 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हो सकते हैं? तो 1942 के समय आपको मालूम है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। 1939 से लेकर के 1945 तक चला द्वितीय विश्व युद्ध। तो उस समय आप याद करिए कि विंस्टन चर्चिल जो थे वो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने भेजा होगा। इस हिसाब से आप सोच भी सकते हैं। नहीं भी याद है आपको, फिर भी आप एक तरह से अनुमान तो लगाइए कि द्वितीय विश्व युद्ध भी हो रहा था और विंस्टन चर्चिल का नाम आ रहा था, तो वही भेजे होंगे। तो सही ऑप्शन होगा इसका पहला वाला ऑप्शन। 1940 से लेकर के 1945 तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने ही क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। बताइए किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? सबसे अधिक राज्यों की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का नाम आता है। 8+1 आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब 8 राज्य कौन कौन से उससे सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश से? एक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो ये 8 हो गए और 1 केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो टोटल 9 राज्यों से उत्तर प्रदेश हमारा सीमा बनाता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा सर्वाधिक सीमा राज्यों से सीमा उत्तर प्रदेश। 8+1 9, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ लगाता है 7 राज्यों से सीमा, मध्य प्रदेश 5 से, और राजस्थान की बात करेंगे तो 5 राज्यों से। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में आप एक सोनभद्र जिला है, सोनभद्र जिला जो उत्तर प्रदेश का है वो 4 राज्यों से और भी सीमा लगाता है। जो सोनभद्र जिला है वो एमपी से भी लगता है, छत्तीसगढ़ से भी लगता है, झारखंड से भी लगता है, बिहार से भी लगता है। तो इसकी एक और विशेष बात है सोनभद्र की, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यूपी के एग्जाम में आपसे पूछ सकता है ये ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों को छूता है? तो एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का जुड़ता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? चलिए बताइए आप लोग। स्पीकर से तात्पर्य है लोकसभा अध्यक्ष थे। तो भारतीय संसद के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सही ऑप्शन होगा जीवी मावलांकर, ठीक है। ये पहले हमारे लोकसभा अध्यक्ष थे। कब से कब तक थे? 1952 से लेकर के 1957 तक थे। इस समय जीवी मावलांकर जब अध्यक्ष थे तो उपाध्यक्ष कौन था? अनंत सैनम, नाम याद रहेगा आपको, नाम आपके लिए लिख देते हैं। ये उस समय उपाध्यक्ष थे। आपसे उपाध्यक्ष पूछ ले पहले तो आप लोग ये बताइएगा अनंत सैनम। ये बाद में जाकर के दूसरे अध्यक्ष ही बने, इसलिए मैंने आपके लिए नाम लिख दिया है। इस समय कौन चल रहे हैं? ओम बिरला है। तो जीवी मावलांकर पहले स्पीकर थे। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरुआत की गई थी? सांसद आदर्श ग्राम योजना नाम से ही आपको मालूम चल रहा है, इसमें जो ग्राम होते हैं, गांव होते हैं, उन्हें सांसदों को गोद लेने के लिए कहा गया था। ये योजना आई थी आपकी 11 अक्टूबर 2014 को। 11 अक्टूबर को क्या होता है? जयप्रकाश नारायण का बर्थडे होता है। उसी दिन से शुरुआत की गई थी। 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी, तो उन्होंने कहा था कि 2019 तक जो भी सांसद हैं सभी लोग 5 सालों में 3 गांवों को गोद लीजिए। 5 साल है ना, 2014 से लेकर के 2019 तक एक कार्यकाल रहा, तो कहा कि 5 सालों में आप 3 गांवों को गोद लीजिए और इनका विकास करिए। अगर हमारी सरकार फिर से आई, जो कि आ चुकी है 2019 से 24 तक, तो आपको टोटल 10 सालों में 8 गांव गोद लेने। 3 आप पहले ले चुके थे, 5 बाद में लेने हैं। तो टोटल आपको 2024 तक 10 सालों में 8 गांव गोद लेने एक सांसद को और उसका विकास करना है, जो कि ये सफल नहीं रही। बहुत ढेर सारे सांसद जो हैं वो ग्रामों को नहीं ले रहे। 800 लगभग सांसद हैं और 200 से 300 ही सांसदों ने अभी तक ग्राम को लिया है, बाकी लोगों ने इस योजना पर ध्यान नहीं दिया। 19 नंबर क्वेश्चन है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बताइए आप लोग। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? सही ऑप्शन होगा ये इंदौर में स्थित है। याद रखिएगा, इंदौर में स्थित है। देवी अहिल्याबाई का नाम आपने सुना होगा, ये मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी थी, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि नागपुर में किस नाम से हवाई अड्डा बना है?
नागपुर में किसके नाम से हवाई अड्डा बना है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्तियों का नाम आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से। इसमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। रेमन मैग्सेसे की बात करेंगे तो ये फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे जिनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी? 1958 से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्टार्टिंग की गई थी। इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। और 2006 में अरविंद केजरीवाल को, ठीक है याद रखिएगा, 2006 में अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। जब ये राजनीति में नहीं आए थे उसके पहले ही इन्हें ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। 2019 का आपको मालूम है पत्रकार रवीश कुमार को मिला है, उसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो आपसे पुराना पूछ लिया, 2006 का पूछ लिया, केजरीवाल को 2006 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। 21 नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या वह रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आप मैप में या फिर चार्ट में ढेर सारी रेखाएं बनी होती हैं, उसमें कहीं पर लिखा होगा आइसोग्लास, कहीं पर आइसो हेलाइन, आइसोबार, आइसोबात, इस प्रकार से लिखा होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछी है समुद्र जल की सतह के नीचे समान गहराई पर जो रेखा एक दूसरे को जोड़ती है उसे हम लोग कहते हैं आइसोबाथ रेखा। इसका सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। आइसोग्लास रेखा जो होती है वो हम मानचित्र पर इसलिए डालते हैं जहाँ पर किसी प्रदेश में भाषाओं को विभक्त करने वाली रेखा होती है, उसे कहते हैं आइसोग्लास रेखा। आइसो हेलाइन को हिंदी में कहते हैं समलवण रेखा। तो ये महासागरों के पास खींची जाती है, जहाँ पर समान लवणता होती है वहाँ पर आइसो हेलाइन रेखा खींची जाती है। आइसो बार की बात करेंगे, जहाँ पर समान दाब होता है वहाँ पर आइसो बार रेखा खींची जाती है। तो इसी प्रकार से जहाँ पर समान गहराई होती है वहाँ पर आइसो बाथ रेखा के रूप में खींची जाती है। 22 नंबर क्वेश्चन है, जीसैट 6A को कब और कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन पुराना क्वेश्चन है। जो लोग लगातार तैयारी कर रहे होंगे वही इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। जो 1-1.5 साल तैयारी कर रहे होंगे, पिछला करंट अफेयर भी आप 1-1.5 साल 2 साल पुरानी पढ़ते हैं, लेकिन ये करंट अफेयर पूछी गई 29 मार्च 2018 की। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से जीसैट 6A को प्रक्षेपित किया गया था। एक प्रकार का ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। 3 साल पुरानी आपसे करंट अफेयर पूछी गई 2021 के पेपर में, 2018 की करंट अफेयर पूछी गई। आप समझिए, आप रेलवे कठिन पेपर करने के लिए पुरानी करंट अफेयर भी आपसे पूछ सकता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, बांस में फूल आना किसका कारण बनता है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा से नए प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा। देखिए, बांस में जल्दी फूल नहीं आते हैं। 30-40 वर्षों में, 50-60 वर्षों में या फिर 100 वर्षों बाद भी बांस में फूल आ सकता है, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। लेकिन जब बांस में फूल आता है तो गांव के लोग कहते हैं कि विपत्ति आ गई है। और विपत्ति कैसे आ जाती है? विपत्ति आती है, चूहों की आबादी बढ़ जाती है। ठीक है, सही ऑप्शन होगा तीसरा ऑप्शन। अब कैसे चूहों की आबादी बढ़ती है? बांस के फूल खाने से चूहों में प्रजनन दर जो होती है वो बढ़ जाती है। जो इस समय आपको 100 चूहे दिख रहे होंगे ना, अगर बांस में फूल आ जाएगा तो ये बांस के फूल को खाने से इनकी संख्या लाखों या करोड़ों में पहुंच सकती है। तो चूहों की आबादी में वृद्धि हो जाती है। जब चूहे वृद्धि करेंगे तो आपके सारे अनाज को खा जाएंगे, फसलों को खा जाएंगे, ढेर सारी बीमारियां पैदा कर देंगे। इससे क्या होगा? भूखमरी आ जाएगी, आप बीमार ही पड़ जाएंगे। तो साल 2009 में मिजोरम में ऐसा हुआ था कि बांस में, सभी बांसों के पेड़ों में फूल आ गए थे। बांस के पेड़ में फूल आ गए तो वहाँ पर भूखमरी आ गई। 2009 में चूहों की संख्या अत्यधिक वृद्धि हो गई। ठीक है, तो एक कहावत काफ़ी फेमस है, इससे भी शायद आपको याद हो जाए तो याद कर लीजिएगा। केला, बिच्छू, केकड़ा, बांस। ठीक है, 4 नाम हैं, केला, बिच्छू, केकड़ा, बांस। अपने जन्मे चारों नास। मतलब केला, बिच्छू, केकड़ा और बांस, जब भी इनमें अपना जन्म होता है, जैसे इसमें फूल आ गया, बिच्छू से जब कोई दूसरा बिच्छू पैदा होता है, केकड़ा से कोई दूसरा केकड़ा पैदा होता है, केला में जब फूल आते हैं, तो इस प्रकार से उनका नाश हो जाता है। एक कहावत चली आई है, याद हो जाए तो याद कर लीजिएगा। चूहों की आबादी में वृद्धि हो जाती है। सही ऑप्शन होगा तीसरा ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपतित होता है, मतलब विक्षेपित होता है? कौन सा कलर जो है सबसे कम विक्षेपित होता है, ये आपसे पूछने का प्रयास किया है।
जैसे कि ये प्रिज्म है, इस पर आप कोई श्वेत प्रकाश डालते हैं तो आप जानते हैं कि ये विबग्योर में टूट जाता है। तो विबग्योर में पहले यहाँ पर वी आता है और लास्ट में आर आता है विबग्योर में। तो वी से होता है वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी। इसका विक्षेपण देखिए सबसे ज़्यादा हुआ, इसको जाना चाहिए था ऐसे लेकिन चला गया इतना ज़्यादा, इतना विक्षेपित हो गया। कोण यहाँ पर देखिए। और सबसे कम विक्षेपित की बात करेंगे रेड। रेड देखिए बिल्कुल सीधी रेखा में, बिल्कुल थोड़ा सा अगर विक्षेपित होना होगा तो होगा, वैसे विक्षेपित नहीं होता। लेकिन सबसे कम की बात करेगा तो आप लाल को सही करिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा विक्षेपित देखिए जाना चाहिए था सीधी रेखा, बिल्कुल विक्षेपित होकर के यहाँ आ गया विबग्योर। इस प्रकार से नीचे से ऊपर क्रम में ही लिखा जाता है विबग्योर, ठीक है। तो सबसे कम विक्षेपित होगा लाल और सबसे ज़्यादा विक्षेपित होगा बैगनी। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है। नवीनीकरण ऊर्जा मतलब कि प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर जो ऊर्जा है उसे हम लोग कहते हैं नवीनीकरण ऊर्जा, ये कभी खत्म नहीं होती है। यहाँ पर देखिए सौर ऊर्जा जो होगी वही नवीनीकरण ऊर्जा का एक रूप है। सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, भूतापी ऊर्जा हो गई, ज्वारीय ऊर्जा हो गई। इस प्रकार की सारी जो ऊर्जाएं होती हैं जिन्हें आप लगातार बना सकते हैं और जब तक सूर्य रहेगा तब तक ये ऊर्जाएं रहेंगी, तो इन्हें नवीनीकरण आप कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, नवीनीकरण ऊर्जा है। तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन है सार्क। देखिए यहाँ पर सार्क लिखा गया है कि गठन कब और कहाँ हुआ था। अगर हम लोग सार्क की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसे कहते हैं द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें 8 देश शामिल हैं। 8 देशों में कौन कौन से देश आते हैं, भारत आता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। ऑप्शन में दे देता है कि इसमें से सार्क का कौन सा सदस्य नहीं है, तो उसमें दे देता है म्यांमार। तो म्यांमार याद रखिएगा सार्क का सदस्य नहीं है। बाकी मालदीव और श्रीलंका, भूटान ये सभी आते हैं सार्क के सदस्यों में। तो 8 देश हैं, याद रखेंगे आप लोग सार्क में। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 3 ये हो गए, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान 3 ये हो गए, श्रीलंका, मालदीव टोटल 8 देश हैं। कब इसकी स्थापना हुई थी, 7 से 8 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश में हुई थी। इसका सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू, नेपाल में इसका मुख्यालय है। याद रहेगा आपको सारी बातें, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। ऑप्शन में दे देता है कि इसका फुल फॉर्म बताइए थी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी। देखिए माइकल ओ डायर का नाम आप सुनते होंगे। जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो माइकल ओ डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दिया था। तो इनको लंदन में जाकर गोली मारी थी उधम सिंह ने 1940 में। घटना हुई 1919 में, बदला लिया गया इनको मार करके 1940 में। उधम सिंह ने गोली मारी थी लंदन में। कहाँ पर मारी थी ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, लंदन में जाकर गोली मारी थी 1940 में। 28 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए यूरोपीय यूनियन की बात करें तो इसमें 28 देश शामिल हैं और इसके कार्यकारी निकाय की बात करेंगे तो यूरोपियन आयोग जो है इसका कार्यकारी निकाय है, जो कार्य करता है कानूनों का प्रस्ताव करने का, जो निर्णयों को लागू करने का। यूरोपीय संघ की जो संधियां हुई हैं उनको बरकरार रखने के लिए ये कार्यकारी निकाय बनाया गया है। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए। केसरी जो समाचार पत्र था उसके संस्थापक आपसे पूछे गए। देखिए 2 समाचार पत्र आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक केसरी और एक मराठा, ठीक है। ये दोनों का संपादन किया था बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में, याद रहेगा आपको। अब देखिए केसरी की एक महत्वपूर्ण बात थी, केसरी जो था वो मराठा में लिखा जाता था, मराठी भाषा में लिखा जाता था और ये दैनिक समाचार पत्र था। बहुत बार पूछा जाता है कि दैनिक था कि साप्ताहिक था, तो ये दैनिक समाचार पत्र था, मतलब प्रतिदिन आता था। जबकि मराठा जो इनका समाचार पत्र था वो इंग्लिश में था। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि मराठा, नाम तो मराठा है लेकिन आ रहा है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में था मराठा और ये साप्ताहिक था। सप्ताह में एक बार इंग्लिश आता था और हिंदी वाला प्रतिदिन आता था, उसका नाम था केसरी। तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ संगठन कौन सा है। ये 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए। सबसे पुराने संगठन की बात करेंगे तो AITUC, ये तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। इसका फुल फॉर्म है
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो सबसे पुराना हमारा व्यापार संघ संगठन था, कब बना था? 31 अक्टूबर 1920 को बना था। और किसने बनाया था इसे? लाला लाजपत राय ने बनाया था। तो ये सबसे पुराना संगठन है AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका फुल फॉर्म है। 31 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय प्रजाति नहीं पाई जाती है? थोड़ा से कठिन क्वेश्चन है, इन सारी जनजातियां आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप इनको बता पाएंगे। लेकिन एक जनजाति इसमें फेमस है, वो है आपका हिस्पिड हरे। हिस्पिड हरे जो है ये असम का खरगोश है, ये फेमस है। तो यहाँ पर से आप जान गए कि पश्चिमी घाट जो है तो असम तो उसमें आएगा नहीं, तो हिस्पिड हरे को आप सही कर सकते हैं। बाकी देख सकते हैं ब्राउन पाम सीवेट, नीलगिरी लंगूर और नीलगिरी ताहर जो हैं, ये नाम से ही आपको मालूम चल रहे हैं कि ये पश्चिमी घाट के होंगे। लेकिन हिस्पिड हरे जो है ये असम में खरगोश काफ़ी फेमस है, तो ये पश्चिमी घाट का नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइए कब शुरुआत की गई थी इसे? 1999 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था ग्रामीणों में बुनियादी जो ढांचा है उनको मजबूत करना, उनको रोजगार देना। इन सब चीज़ों पर 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की स्टार्टिंग की गई थी। 33 नंबर क्वेश्चन है, हेनरी बेकुरल किसकी खोज की थी? बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है, इसे तो आपको याद करके चलते होंगे। रेडियो धर्मिता की खोज की बात करेंगे तो हेनरी बेकुरल ने की थी, बाद में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। तो इसमें ज़्यादा बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, नाम ही काफ़ी है। बेकुरल का नाम आता है रेडियो धर्मिता की खोज के लिए। 34 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग के संबंध में एक स्पाइडर क्या है? देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे गए हैं NTPC में, और थोड़ा से अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो इन सारे प्रश्नों को तैयार करिए, जो प्रश्न आपको ना याद करें ना तो उसको नोट कर लिया करिए। एक कॉपी बनाइए, जितने यहाँ आपको सामान्य ज्ञान की सीरीज चला रहे हैं, ये 6वां हमारा पार्ट है। जो क्वेश्चन ना आए, कम से कम 40 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन नहीं आते होंगे, तो 15 क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। और जब एग्जाम हो उसके 1 महीने पहले से अगर एक बार आप देख भी लेंगे तो पुराने क्वेश्चन, मुझे लगता है कि 70 से 80% जो पेपर है पुराने क्वेश्चन से बनता है, और 20 से 30% उसमें आपकी करंट अफेयर आती है और कुछ नए प्रश्न आते हैं उससे बनता है। तो कम से कम आप 60 से 70% पेपर जो है पिछले पेपरों को तैयार करके ही कर सकते हैं। अब देखिए स्पाइडर के बारे में आपसे पूछा है, तो स्पाइडर क्या है? एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है। और इसमें जो स्पाइडर है उसमें एक पाइथन लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है पाइथन, वो चलती है स्पाइडर में, प्रोग्राम में। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? ठीक है, इसमें थोड़ा से गलती कर दी ऑप्शन में। देखिए अभी जो है राजमार्गों के नाम चेंज हो गए हैं, तो ये दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाला, इसने ऑप्शन सही किया है NH8। ठीक है, अभी इसका नाम जो है NH8 का नाम चेंज हो गया है, अब इसका नाम हो गया NH48 हो गया है। ठीक है, जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, दिल्ली को जयपुर और फिर होते हुए बड़ोदरा होते हुए मुंबई ले जाता है, NH48। NH8 की बात करेंगे, NH8 का जो नाम हो गया है वो करीमगंज से लेकर के सिब्रू तक, असम से त्रिपुरा को जोड़ता है NH8। ठीक है, तो यहाँ पर NH48 होना चाहिए था। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? जो विधेयक पेश किए जाते हैं उसे कौन पेश कर सकता है, ये आपसे पूछा गया है। लोकसभा के मंत्री, लोकसभा के ट्रेजरी बेंच के सदस्य, या फिर संसद के सदस्य जो मंत्री नहीं हैं, या संसद के किसी भी सदन के मंत्री। ठीक है, अब देखिए विधेयक पेश करने की बात करेंगे तो संसद के किसी भी सदन, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन के अगर आप मंत्री हैं तो आप किसी भी विधेयक को पेश कर सकते हैं, ये नियम होता है। तो सही ऑप्शन होगा चौथा वाला ऑप्शन। 37 नंबर क्वेश्चन है, फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहन क्रूप निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? बताइए, फुटबॉल के खिलाड़ी का नाम आपसे पूछा है। क्रिकेट के होते तो आप तुरंत बता देते हैं, तो फुटबॉल के बताइए। इनकी मृत्यु हो गई थी 2016 में। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया। तो ये कहाँ खिलाड़ी थे? नीदरलैंड के खिलाड़ी थे। इनका नाम था जोहन क्रूप, याद रखिएगा, दिग्गज खिलाड़ी थे जिनका निधन 2016 में हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। फसल मंडी ट्रेडर्स, किरण या सफल में स्थिति आधारित F2S मतलब फार्म टू शॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है।
तो उस ऐप का आपको नाम बताना है, ठीक है। कौन सा ऐप ऐसा हो सकता है? ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसका नाम दिया गया है मंडी ट्रेडर्स। ये ऐप है, इसमें क्या होता है कि जैसे रिटेलर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, होटल और कैटरिंग के मालिक होते हैं, उसमें किसान भी जुड़े होते हैं। तो वो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, किसान से जो भी उनकी आवश्यकता है, गेहूं, चावल, जो भी वो पैदा करते हैं, चना, उनसे डायरेक्ट खरीद सकते हैं। मतलब कि फार्म टू शॉप, फार्म से दुकान में जा करके आप जितने रेट में लेना चाहें वो ले सकते हैं, जितने में आप बेचना चाहें उनको दिखा करके। वहाँ पर ट्रेडिंग प्लेटफार्म है मंडी ट्रेडर्स का, वहाँ पर बिना बिचौलिए कोई भी नहीं आएगा, आपके और दुकानदार के बीच में ये जो ट्रेडिंग है वो होगी। तो सही ऑप्शन होगा मंडी ट्रेडर्स, एक ऐप आया है। 39 नंबर क्वेश्चन है, सिक्किम के लोगों का उनके अद्भुत मुखौटे नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य को, इस मुखौटे नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, सिक्किम में आपसे पूछ रहा है। जबकि अगर हम बात करें मुखौटा नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है, लेकिन अभी आपसे सिक्किम का मुखौटा नृत्य पूछ रहा है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा छम, या फिर इसे तिब्बती भाषा में खडयाड चाम नृत्य भी कहते हैं। देखिए इंग्लिश में चाम लिखा है ना, तो इसको छम या फिर चाम नृत्य कहते हैं, जो कि मुखौटा लगा करके ये नृत्य किए जाते हैं। सही ऑप्शन होगा इसका चौथा वाला ऑप्शन। मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है, ये भी याद रखिएगा। और छऊ भी जो नृत्य है वो मुखौटा नृत्य होता है। छऊ लिखा है ना यहाँ पर, वो कहाँ का है, लेकिन वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में होता है। आपसे सिक्किम का पूछा है तो इसे आप छम को सही करेंगे। तो इस प्रकार से कंफ्यूज भी आपको करेगा, ये सब कुछ आपको देख करके चलना होगा। तो ये हमारे 39 क्वेश्चन है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक और व्हाइट की म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य है, वो कौन सा सम्मिलित किया गया था? इसे आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है, माइकल जैक्सन को आप जानते होंगे, एक पॉप सिंगर थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इनका एक गाना जो था 1991 में ब्लैक एंड व्हाइट, ये काफ़ी फेमस हुआ। तो अब ये ब्लैक एंड व्हाइट गाना आप जाकर के यूट्यूब में देखिएगा। अगर आपकी इच्छा हो इसे जानने की तो आप नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका हम आंसर बताएंगे। इसे आप लोग थोड़ा प्रयास करिएगा देखने का। उसमें आपको उड़ीसी, कथकली, कथक, भरतनाट्यम में से कोई डांस पहचानिएगा, आपको मालूम चलेगा कि व्हाइट एंड ब्लैक में कौन सा डांस आया है। ठीक है, थोड़ा सा देखने का प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप डांस को देख करके समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको दिखाएंगे कहाँ पर उस डांस का प्रयोग किया गया था। 2009 में माइकल जैक्सन की मृत्यु हो गई थी। तो ये हमारे 40 नंबर क्वेश्चन था। अगर आपको जवाब आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देने का प्रयास करिएगा। हमारी आशा है कि इन 40 प्रश्नों में कम से कम आप 25 सही करने का प्रयास कर रहे होंगे। नहीं कर पा रहे हैं तो प्रयास करिए, नए नए प्रश्नों को पढ़िए, क्योंकि आपका एनटीपीसी CBT2 जो है उसका लेवल और बढ़ेगा, और ग्रुप डी जो है वो इसी लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसको भी आपको तैयार करके चलना है। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पिछले वाले सेट में हमने 5वें नंबर सेट में आपसे पूछा था कि सर्पगंधा जो होता है वो पौधों के, सर्पगंधा का जो पौधा होता है उससे जो उपचार किया जाता है वो रक्तचाप का उपचार किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पूछा था आपसे कि रक्तचाप के उपचार के लिए किस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है? तो सर्पगंधा का इस्तेमाल किया जाता है। सर्पगंधा के नाम से आपको मालूम चल रहा होगा कि सर्पगंधा जो होती है वो सर्प और बिच्छू की दवाई भी होती है। साथ ही उच्च रक्तचाप के लिए भी सर्पगंधा का प्रयोग किया जाता है। ये 18 माह की फसल होती है और काफ़ी महंगा भी ये मिलता है। अनिद्रा अगर आपको हो गई है, हिस्टीरिया नामक रोग हो गया है, तो इन सब रोगों में सर्पगंधा बहुत ही कारगर साबित होता है। आपके ऑप्शन में रक्तचाप था तो उसको सही कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका जवाब दीजिएगा, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। किसी प्रश्न में और आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि 1-2 प्रश्न में आपको डाउट दिखेगा, उसको समझ के करिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा कि लघु हिमालय, निम्न हिमालय में गलतियाँ किया उसने, तो वहाँ पर आप लोग इसे देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग इसी तरह और भी पार्ट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कह